38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। खेल एवं कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने की बैठक। कहा, राष्ट्रीय खेलों का अक्टूबर-नवंबर के बीच होगा आयोजन। सोशल मीडिया में तेजी से वीडियो हो रहा वायरल। बच्चे करते रहे शिक्षक का इंतजार, शिक्षकों का पता नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। केदारनाथ रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर राज्य में सियासत भी तेज। कांग्रेस का आरोप, समय रहते कोई उचित इंतजाम किया होता तो कम होता नुकसान। लगातार बारिश से रुद्रपुर की कई बस्तियों में बाढ़ जैसी स्थिति। लोगों के सामने जान माल का संकट। अभी तक 40 लोगों को एसडीआरएफ टीम सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुकी। केदारनाथ धाम यात्रा को पुनः संचालित करने को लेकर सोनप्रयाग में बाधित सड़क मार्ग को खोलने का कार्य शुरू। क्षतिग्रस्त पैदल यात्रा मार्ग को आवाजाही के लिए किया गया सुचारू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। जहां देहरादून में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने प्रदेश में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। वहीं उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर-नवंबर के बीच होगा। वहीं खेल मंत्री ने गर्ल्स स्पोर्ट कॉलेज लोहाघाट की तैयारियों और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट लागू होने के बाद प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने में आसानी होगी। उसकी तैयारियों की आज समीक्षा की है। इसके साथ साथ में आज 29 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय खेल दिवस है, उसकी तैयारियों के संदर्भ में भी विभाग को निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त हमारा गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज जो लोहाघाट में बनना है, उसकी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में भी समीक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट बनना है, उसको हमने जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि पहले ही कैबिनेट में आ जाए और विधानसभा सत्र में ये बस टेबल हो जाए, इसके निर्देश थे। तो उसमें आखिरकार कितनी प्रगति हुई है। नैनीताल में इवेंट राइन संस्था और रन टू लिव के सहयोग से 13वीं मानसून मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। जहां रन टू लिव के सचिव ने कहा कि प्रतियोगिता 3 वर्गों में होगी। इसमें ओपन, वेटरन पुरुष, महिला, रन फॉर फन बालक और बालिका वर्ग शामिल है। वहीं प्रत्येक वर्ग में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले धावकों को नगद राशि के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें पूरे हमारे इंडिया से तो हर स्टेट से हमारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं और इस बार एक केनिया के धावक इसमें उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित हो चुका है। उनका नाम स्टीव एनेक्स करके नाम है, तो वो भी इस बार इसमें पार्टिसिपेट लेंगे और चांसेस हैं कि हमारे पास और भी इंटरनेशनल एथलीट्स में आएंगे। ये हमारा नैनीताल मानसून माउंटेन मैराथन का हमारा ये 13th एडिशन है, 13वां एडिशन है। तो इस बार का हमने जो इसमें थीम रखा है वो हमारे जो धरती है उसको हम ग्रीनरी रखें, ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाएं और जो जंगलों में आग लग रही है उसको हम थोड़ा सा कम करें ताकि जो हमारे आसपास हरियाली बने रहे और हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे। इसमें भारी बारिश के कारण आई भीषण आपदा के बाद कांग्रेस ने सरकार के आपदा प्रबंधन को फेल बताया। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि सरकार का आपदा प्रबंधन पूरी तरह से फेल हो चुका है। कांग्रेस पहले से कहती आ रही है कि आपदा प्रबंधन के लिए सरकार ने कोई ऐसे नियम, कायदे, कानून नहीं बनाए हैं जिससे आपदा से निपटा जा सके। क्योंकि आपदा तो हर साल आती है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आपदा के समय में जब यात्रा को बंद किया गया है तो वहीं सत्ताधारी पार्टी के नेता वीआईपी दर्शन के लिए धामों में पहुंच रहे हैं। सरकार का जो आपदा प्रबंधन है पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि जो हमारी केदारनाथ बचाओ यात्रा निकली थी, हम भी उस यात्रा में गए थे
हमने इसलिए यात्रा स्थगित करी क्योंकि वहां पे बचाव कार्य में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी लगना था। तो माननीय अध्यक्ष जी भी गए वहां पे और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं केदारनाथ को बचाने के लिए, और जो आपदा आई है उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आया है और जिनका आपदा प्रबंधन पूरी तरह से फेल हो चुका है। आईआईटी रुड़की में तैनात एक कर्मचारी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। बता दें, कर्मचारी के परिजनों ने विभाग के एक महिला अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। आपको बता दें कि आईआईटी रुड़की के मेहता फैमिली स्कूल में जूनियर असिस्टेंट शरद पंवार ने मंगलवार देर शाम जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान कर्मचारी की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। मृतक कर्मचारी की पत्नी दीपा ने तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जो मेहता स्कूल ऑफ फैमिली में कार्यरत थे और उन्हें हेड द्वारा परेशान किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने शायद आत्महत्या की है उनके उत्पीड़न के शिकार के बाद। और इसके बाद उनके भाई घर वाले जो भी कार्रवाई करना चाहें, कर्मचारी यूनियन या फिर आईआईटी का क्या संज्ञान मिले कि उनकी क्या स्थिति रहेगी, आप लोग देख लीजिए। शरद पवार के मतलब ये प्रताड़ना का है, विभागाध्यक्ष दुर्गा तोषनेवाल के द्वारा प्रताड़ित किया गया है, जिस वजह से उसने इतना गंभीर कदम उठाया है। और मैं कर्मचारी यूनियन की तरफ से मतलब ये इसकी मतलब ये निंदा करता हूँ और उसके साथ की जाती है उससे हट करके उसको काम बताया जा रहा था, जो कि उसको नहीं मतलब ये करना चाहिए। वो इस तरह का काम बताया था। उसको आरोप किसके ऊपर है? दुर्गा तोषनेवाल, प्रोफेसर दुर्गा तोषनेवाल वहाँ की हेड है, जो उनको मतलब ये इसे मतलब इस तरीके से काम करने के लिए मजबूर। क्या मामला है भाई जी? मामला तो भाई साहब ने बताया, हम तो अभी आ पाए, सही नहीं पता लग पाया। बताया कि प्रताड़ना की होती उसके साथ। हमारी बेटी को उसकी नौकरी मिला और उसे जिसने जुल्म करने वाला को जो उसकी सजा मिलनी चाहिए। हल्द्वानी पुलिस ने नशे के खिलाफ लोगों से अपील की है कि अगर आपके आसपास नशा तस्कर या अवैध शराब बेचने वाले हैं तो आप पुलिस की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या फोन के जरिए शिकायत कर सकते हैं। पुलिस आपकी शिकायत गुप्त रखेगी और आपकी मदद करेगी। सीओ सिटी नितिन लोहनी ने कहा कि लोगों को जागरूक होकर पुलिस की मदद करनी होगी ताकि नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सके। पुलिस ने जगह जगह से पकड़ी गई शराब को अब नष्ट कर दिया है। एक्साइज की 41 मांग है, उनका निस्तारण किया जाएगा। पिछले 1-1.5 साल में चली हुई है। इसमें कच्ची कैटेगरी की भी है और जो थैली वाली होती है, दोनों कैटेगरी की शराब है। इसमें समय समय पर पुलिस द्वारा दबिश दी जाती है और दबिश के माध्यम से भी काफ़ी सारी रिकवरी करी जाती है। इलेक्शन के टाइम पर अन्य टाइम में भी काफ़ी सारी रिकवरी की गई है। इसके अलावा हमारा जो उत्तराखंड पुलिस ऐप है, उसमें लक्ष्य नशा मुक्ति उत्तराखंड है, एक इंटरफेस है जिसमें कोई भी अनोनिमस कंप्लेंट कर सकता है। शराब के अलावा अगर कोई भी एनडीपीएस सब्सटेंसेस की भी कोई कंप्लेंट करना चाहता है तो अनोनिमस कंप्लेंट, यानी कि उसकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी, इस तरह से कंप्लेंट कर सकता है। अन्य माध्यमों से भी कर सकते हैं। मेरा खुद का जो फोन नंबर है, आप सीजी नंबर के माध्यम से भी कंप्लेंट कर सकते हैं। मसूरी के शहीद स्थल पर सीएम के टीन शेड डालने की घोषणा पर विवाद खड़ा हो गया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने शहीद स्थल का निरीक्षण कर समिति और जनप्रतिनिधियों के सुझाव लिए। पूर्व विधायक और पूर्व पालिका अध्यक्ष ने शहीद स्थल के सौंदर्यीकरण और संग्रहालय बनाने की मांग की थी। लोगों ने टीन शेड का विरोध करते हुए शहीद स्थल का सौंदर्य बनाए रखने और संग्रहालय निर्माण की मांग की है। प्रशासन सीएम को लेकर इस संबंध में पत्र भेजेगा। समिति द्वारा और आम जनमानस का ये कहना है कि जहाँ पे जो इसका स्वरूप है वो ऐसे रहना चाहिए, शेड डालकर इसका स्वरूप बिगड़ जाएगा। इसलिए सभी का मानना ये है कि इस पे यहाँ पे शेड ना डाल के, लेकिन इसमें जो भी सौंदर्यकरण होना है उसका यहाँ पे सौंदर्यकरण हो। और बगल में जो हमारी जो नगर पालिका की जो लैंड है, जिसके नीचे जो है कैफे बना हुआ है, वहाँ पे जो है एक संग्रहालय बने और जाके आने जाने वाले लोग और टूरिस्ट यहाँ के जो है इतिहास के बारे में जान सके। लोगों ने आकर जो है इसका सुझाव दिया कि आप स्मारक संग्रहालय बना दीजिए, स्मारक संग्रहालय बना दीजिए उत्तराखंड के शहीदों के नाम मसूरी में उस छत पर, और इसको इसी स्वरूप में इसको सौंदर्यीकरण कर दीजिए। इसकी मूर्तियों को जो है थोड़ा सा मुख्य रूप में लगाने की बात कीजिए, जिसमें जो सुझाव है ये सीढ़ियाँ जो है इसकी हट जाएं तो इसका स्वरूप और बेहतर हो सके। और ये हम लोगों का मंदिर है।
रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले मोहान क्षेत्र में लगातार एक घायल बाघ दिखाई दे रहा है। घायल बाघ का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, जिसमें बाघ के शरीर में चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बाघ के लगातार आबादी क्षेत्र में दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। वहीं संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिंगत नायक ने बताया कि कई बार शिकार के दौरान बाघ घायल हो जाते हैं। साथ ही कहा कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व व रामनगर वन प्रभाग की टीमों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मोहान क्षेत्र में आज एक वीडियो वायरल हुआ है, तो उसमें घायल तो नहीं है। वो स्वाभाविक होता है कि टाइगर को कभी इन फाइटिंग में कभी कभी चोट लगती है, तो छोटा सा घाव का मार्क है, तो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो वहाँ पे जगह जगह पे कैमरा ट्रैप्स भी लगा रखे हैं, तो उसको मॉनिटर करेंगे। अगर ऐसे कुछ ग्रीवियस इंजुरी होता है तो तब आगे कार्रवाई के लिए हम चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से अनुमति मांग के आगे कार्रवाई करेंगे। तो अभी के लिए बस मॉनिटरिंग ही चल रहा है। तो ये कॉमनली भी दिखाया जाता है कि इनको इन फाइटिंग के दौरान कुछ ना छोटा मोटा इंजरीज होता है। केदारनाथ के पैदल मार्ग क्षेत्र में सर्चिंग अभियान लगातार जारी है, जिसे लेकर बीजेपी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का आकलन कर 4 कमेटियां बनाई हैं। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में आपदा को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जो कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी 24 घंटे आपदा को लेकर के स्वयं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने अपने संगठन को भी आपदा राहत कार्यों में सहयोग देने के लिए निर्देशित किया है, और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने बागेश्वर, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में जिस तरह के जो आपदा की घटनाएं हुई हैं, बादल फटने की जो घटनाएं हुई हैं, भारी नुकसान वहां पर हुआ है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अधिक से अधिक अपना सहयोग आपदा राहत कार्यों में दें, और आपदा कितना नुकसान कहां हुआ है इसको लेकर के आकलन करने के लिए भी एक समिति, उच्च स्तरीय समिति प्रदेश स्तर पर गठित की गई है अलग अलग जिलों के लिए। पौड़ी जिले के थली सैंड बेलजरो क्षेत्र में डडोली पुल मानसून सीजन में बड़ी घटना का कारण बन सकता है। भारी बारिश के चलते पुल का नीचे का हिस्सा धीमे धीमे खोखला होने लगा है। वहीं पुल का एक पिलर क्षतिग्रस्त भी हो चुका है, जिस पर आवाजाही करना खतरे से भरा है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अभियंता ने कहा कि बारिश कम होते ही इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। एक्चुअली इसमें 31 तारीख को अतिवृष्टि के कारण बेलजरो साइड में काफी ज्यादा वहाँ को क्षति हुआ। कुछ पुलों में भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और किलोमीटर 67 में जो पुल है वो SS33 का है, तो उस पर नीचे स्कोरिंग हो रखा है और कुछ विंग वॉल गया उसका। तो तत्काल जैसे बरसात कम हो जाता है, लेवल ज्यादा है बारिश का लेवल जैसे कम हो जाएगा, दिन अभी कम सही कर देंगे। तो आज के दिन में हमारे लगभग 20 मार्ग बंद, जिसमें से 3 SH है, बाकी बिहार है, तो खोले जा रहे हैं। बाकी एक रोड हमारा थोड़ा टाइम लगेगा, SH52 जिसमें वॉश आउट हो रहा है। क्योंकि जितने भी एक्सचेंज ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मेरी तरफ से हैं कि जल्दी से जल्दी इस तरीके के जो इश्यूज हैं उनको SDMF के फंड्स के थ्रू इमीडिएटली एड्रेस किया जाए। तो इसमें फंड्स को लेकर कोई इशू नहीं है और ऐसे किसी भी मैटर को इमीडिएटली टेकअप किया जा रहा है। देहरादून के सोशल एक्टिविस्ट संजय कनौजिया ने सरकार पर आरोप लगाया, जहां उन्होंने कहा कि 2024-25 का बजट 140 करोड़ जनता को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया, बल्कि बजट पूंजीपतियों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और नेता प्रतिपक्ष को पत्र प्रेषित कर दिया गया है, जहां कर प्रणाली पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार को 20 दिन का समय दिया गया है। सरकार कर प्रणाली में संशोधन नहीं करती है, वह न्यायालय की शरण में जाएंगे। बजट का मुद्दा तो एक्चुअली मैंने देखा था, भी पता चला था कि जो गोल्ड बेचने जाएगा वो 12.5 से 20% टैक्स के दायरे में आएगा, वो टैक्स देना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा सा वो अटपटा सा लगा, तो मैंने कहा थोड़ा सा तो एक कम है। तो मैंने एक इस हिसाब में एक बजट बनाया 140 जनता की तरफ से, 140 करोड़ जनता की तरफ से, क्योंकि इसमें 20 से बल्कि 50% वसूल किया जाए, उसका एक प्रारूप मैंने तैयार करा था। जो ज्वेलरी के रूप में है उसे टैक्स मुक्त रखा जाए, और जो 100 ग्राम बेचता है उस पर 3%, जो 200 ग्राम बेचता है उसमें 5%,
जो 1 किलो बेचता है उस पर 10%, जो 1 किलो से 5% बेचता है उससे 25%, और जो 10 किलो तक बेचता है उससे 40%, और 10 किलो से अधिक सौ बेचता है तो उससे 50% टैक्स का वसूल किया जाए। इसकी मैंने एक कॉपी सीतारमन जी, एक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और एक हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और अब सीतारमन जी को मैंने इसकी कॉपी दी है। उनसे मैंने निवेदन करा इसमें पुनः विचार किया जाए। सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच क्षतिग्रस्त 150 मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। पॉकलैंड मशीन के जरिए नेशनल हाईवे खोलने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही सोनप्रयाग पुल के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। इसका पक्का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। बता दें कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर करीब 15 स्थान ऐसे हैं जो कि बेहद क्षतिग्रस्त है। यहाँ लोगों को पैदल चलने में काफी असुविधा होती है और ऐसे स्थानों को चिन्हित कर उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है ताकि पैदल यात्री केदारनाथ धाम में अपनी यात्रा निर्बाध रूप से पूरी कर सकें। लेकिन बारिश के कारण निर्माण कार्य लगातार नहीं हो पा रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश बन रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं को प्रति माह दी जाने वाली राशि 1250 रूपए के अतिरिक्त श्रावण माह में 250 रूपए रक्षाबंधन त्योहार का शगुन भी दिया जाएगा। 10 तारीख के दिन एक साथ 1250 को पहले है ही 250 और जोड़ करके एक सिंगल क्लिक से 1500 रुपये सबके खाते में आने वाले हैं। साथ ही एक कदम और बढ़ाते हुए इनमें से 40 लाख ऐसी लाडली बहनें जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की भी पात्र हैं, उन्हें घरेलू गैस सिलेंडर केवल 450 रूपए में ही मिलता रहेगा। भैया डॉक्टर मोहन यादव बढ़ा रहे मान, बहनों का जीवन हो रहा आसान। Rabindranath Tagore University Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years. 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। राजनीति खेल है शहर और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आता, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूँ, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस हो रहा हमारा बस हो रहा। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार का योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था, अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा है। तो
हमारा कुछ काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4,000 रुपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां पौड़ी जिले के चौकट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तीमला खोली से एक संवेदनशील मामला नजर आया। दरअसल यहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवी खाल कोटा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि सुबह स्कूल पहुंचे बच्चे टीचर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन टीचर का कोई अता पता नहीं। शिक्षकों के इस रवैये से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। ग्रामीणों ने कई बार विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी है, लेकिन वे कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। लिहाजा ग्रामीणों ने ही बीड़ा उठाते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया ताकि शिक्षा विभाग मामले पर संज्ञान ले सके। रुद्रपुर में हो रही लगातार बारिश से बस्तियों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने से लोगों के सामने जान माल का संकट पैदा हो गया है। एसडीआरएफ की टीम 40 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा चुकी है और जिला प्रशासन ने प्रभावित लोगों के रुकने और खाने पीने की व्यवस्था बालिका विद्या मंदिर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जगतपुरा और भंडारी कॉन्वेंट स्कूल में की है। वहीं विधायक ने जल आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को पीड़ित लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। 7-8 फीट पानी भरा है उनके घरों में, तो लोग छतों पर बैठे हैं, तो उनको हमने आवाज़ दी कि सभी को राप्ती की मदद से उनको लेकर आए। हम 5 चक्कर लगा दिए राप्ती का हमने, जिसमें 30-35 लोग, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लोग हैं, जो उनको लेके स्कूल में शिफ्ट कर दिया। जैसे पानी कम हो जाएगा फिर वो अपने घर चले जाएंगे। तो एसडीआरएफ की टीम पुलिस प्रशासन के साथ वहाँ गई है और हमारी सरकार, हमारा यहाँ का पूरा जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम भी पूरी रात से लगी हुई है। तो सभी लोग लगे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि इस आपदा में जो भी अच्छी राहत दी जाए और किसी भी जान माल की हानि न हो। केदारनाथ में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन राज्य में सियासत के मुद्दे पर थमने का नाम नहीं ले रही। जहां कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार को प्रदेश में लगातार आ रही आपदाओं से सबक लेने की जरूरत है और मुख्यमंत्री को पहाड़ में अपना कैंप कार्यालय खोलना चाहिए। वहीं पलटवार करते हुए भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि जब 2013 में केदारनाथ त्रासदी आई तो क्या कांग्रेस ने इस सलाह पर कार्य किया था? जी को ये समझना होगा कि आपदा जैसी चुनौतियों का सामना अकेले नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहावत भी है, अकेला चना भाड़ नहीं फूंक सकता। ऐसे में उनको अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को साथ में लेना होगा, जो दिखाई नहीं पड़ रहे। रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, तमाम 5 सांसद जिनको अभी हाल ही में उत्तराखंड ने चुनकर दिल्ली भेजा है। सलाहकार होते हो तो 2013 में जब हमारा केदारनाथ की पूरी घाटी, जब वहां पे मैं कहूं कि श्रद्धालुओं की लाशें बिछ गई थी, तो इन्होंने उस पर राजनीति की थी। इनको उस वक्त कैंप कार्यालय नहीं, उस वक्त उनको वहीं पे रहना चाहिए था। नैनीताल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर स्थित ऐतिहासिक दोराती सीट 6 अगस्त की देर बाद को बारिश के बीच बह गई। गनीमत रही कि किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। टिफिन टॉप को लोग बेहद पसंद करते हैं। ये जगह समुद्र तल से लगभग 7500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ब्रिटिश सेना के अधिकारी कर्नल कैलेट ने अपनी पत्नी डोरोथी कैलेट की याद में डोरोथी सीट का निर्माण कराया था। पिछले 3-4 सालों से डोरोथी सीट के अस्तित्व पर बड़ा खतरा मंडरा रहा था। लापरवाही और उदासीनता के चलते यहाँ साल दर साल दरारें बढ़ती गई और डोरोथी सीट खाई में समा गई। रात 11 बजे के आसपास हल्की सी एक आवाज़ आई, ज़मीन थोड़ी सी काफ़ी, और बाद में हम समझ गए थे कि ये थोड़ा ऊपर कहीं गिरने वाला है। हमने जाकर के ऐसे कोहरे में तो दिखा नहीं, लेकिन ये लगा कि वो गिर गया है। हाँ, थोड़ी ज़मीन में कंपन आई। वो जो एक पहाड़ का पीस है
वो तीरे से नीचे को बैठ गया है। देखिए, टिफिन टॉप में कल रात लगभग 11:10 पर उसका एक पोर्शन जो कि पहले से काफ़ी गहरा थी, अचानक रात को दरख्त के नीचे गिर गया था। हालांकि वहाँ पर नीचे कोई बस्ती भी नहीं है, कोई मकान भी नहीं था, इसलिए किसी प्रकार का कोई खतरा भी नहीं था। जैसे हमको सूचना मिली, हमारी टीम से जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, एडीएम साहब, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और एसडीआरएफ सारी टीम हमारे मौके पर रवाना हो गई थी। मौके पर रवाना होने के बाद हमने पूरा निरीक्षण किया, रात्रि को निरीक्षण किया था। और जो वहाँ पर जो लोग दुकानें वगैरह हैं उनको भी बताया गया कि आप लोग सतर्क रहेंगे, यहाँ से छोड़ देंगे। और इसका एक बार हम लोग भूगर्भीय परीक्षण कराएंगे इसका, और परीक्षण कराने के उपरांत इसमें क्या ट्रीटमेंट हो सकता है ताकि आगे उसमें नुकसान ना हो, आगे नीचे न गिरे, उसके लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी। न्यूज अपडेट फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।